हेलो एवरीवन। आज ये मेरा ऑब्जेक्टिव का 8वां सेट है और ये सेट है भारतीय अर्थव्यवस्था से। इस विषय से प्रायः विद्यार्थी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, खास करके तब जब ये कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। मेरा प्रयास है कि शायद हम आपको इस कार्य में कुछ मदद कर सके। तो 8वां सेट आपके सामने है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। और जैसा कि हर बार मैं आपको क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद आंसर करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये काम आज भी आपके साथ जारी रहेगा, तो आप क्वेश्चन को देखने के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है? ऑप्शन है प्रोफेसर V.K.R.V. राव, दादा भाई नौरोजी, P.C. महालनोबिस और D. फिंडले सिराज। इसका सही उत्तर है ए, प्रोफेसर V.K.R.V. राव। और यहां आप जान लें कि 1931-32 में सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना इनके द्वारा ही की गई थी, इसीलिए इनको राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। वैसे दादा भाई नौरोजी को भी, जो ऑप्शन बी में है, दादा भाई नौरोजी को भी राष्ट्रीय आय की गणना का जनक कहा जाता है, लेकिन उनकी गणना वैज्ञानिक या साइंटिफिक नहीं मानी जाती है। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। इस कारण उनको राष्ट्रीय आय की गणना का जनक तो कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तब उन्होंने अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र में बांटकर किया था। पीसी महालनोबिस के विषय में यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अगस्त 1949 में नेशनल इनकम कमिटी, मतलब कि उनको अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय आय समिति का। और फिंडले सिराज, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि फिंडले सिराज को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाए जाने का श्रेय दिया जाता है। और फिंडले सिराज ने यह कार्य किया था 1911 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किनके विचारों की उपज है? ऑप्शन है प्रोफेसर लर्नर, प्रोफेसर हैंसन, उसके बाद है प्रोफेसर J.M. किन्स और कुजनेट्स। ये 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है C. J.M. किन्स। और थोड़ा सा और जान ले, जैसे कि प्रोफेसर लर्नर जो ए में है, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी की संज्ञा दी थी। जबकि ऑप्शन बी में जो प्रोफेसर हैंसन है, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को डुअल इकोनॉमी, मतलब द्वैत अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। और कुजनेट्स, इन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन के विधियों में अपना योगदान दिया था और उन्होंने कमोडिटी सर्विस मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका सही उत्तर है J.M. किन्स। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, मतलब PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, का आकलन 3 वेरिएबल या 3 आधार पर या चरों पर किया जाता है। उनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो 3 इसमें सही है और एक जो ऑड है, जिसके आधार पर PQLI का आकलन नहीं होता है, वो आपका आंसर में निकालना है। तो ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, आय और मृत्यु दर। इसका सही उत्तर है C, आय
मतलब कि आय को आधार नहीं बनाया गया है PQLI के आकलन में। आप ये भी जान लें कि PQLI का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये अवधारणा मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा दिया गया, और इसका जो आकलन करने वाली संस्था है वो संस्था है अमेरिका की ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके द्वारा PQLI का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखें आप। कृषि अनुसंधान कार्य के लिए भारत में किस वर्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1958, 1992, 1960-61 और 1964-65। इसका सही उत्तर है ए 1958। बी को देखें 1992। यहां मैं आपको बता दूं कि 1992 में भारत की पहली कृषि नीति आई थी ग्लोबलाइजेशन के बाद। हालांकि इसके पहले जो कृषि से संबंधित नीतियां होती थी, वो जब पंचवर्षीय योजना बनती थी तो उसमें कृषि के एक सब पार्ट के तौर पर होती थी। तो 1992 में भारत में पहली कृषि नीति लाई गई थी। उसके बाद 2000 और फिर 2007 में भी कृषि नीति लाई गई। 1960-61 में भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में IADP कहा जाता है, मतलब इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये शुरू किया गया था। और 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको IAAP मतलब इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम कहा जाता है, ये शुरू किया गया था। और ये दोनों ही IADP और IAAP ये हरित क्रांति से पहले भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। तो खैर इसका आंसर है आपका ए 1958। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कब से बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 1 जून 1996, 1 जून 1996, फिर है 1 जनवरी 1949, फिर है 19 जुलाई 1969, जो डी है वो है 14 जून 1995। सही उत्तर है डी 14 जून 1995। बाकी डेट का भी कुछ इंपॉर्टेंस है जो हम लोग अगर जान लें तो बेहतर होगा। जैसे ऑप्शन ए 1 जून 1996, यहां पर आपको ये जान लेना चाहिए कि इस तारीख को आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक की सदस्यता हासिल हुई थी। जबकि ऑप्शन बी को देखिए 1 जनवरी 1949, तो इस दिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन हुआ था। जबकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और 19 जुलाई 1969 का इंपॉर्टेंस इस रूप में है कि इसी तारीख को पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जैसा कि मैंने बताया कि इसका आंसर डी है 14 जून 1995। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th, भारत में अनवरत योजना मतलब कि रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? द ऑप्शन इज गुनार मिर्डल, DT लकड़ावाला, PC महालनोबिस और VN गाडगिल। इसका सही उत्तर है DT लकड़ावाला। DT लकड़ावाला ये थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष। और अनवरत योजना जो था ये जनता पार्टी के सरकार के समय में लाया गया था। और इसकी जो अवधि होनी थी वो होना था 1978 से 1983 तक। लेकिन 1980 में ही इस कार्यक्रम को या इस योजना को रोक दिया गया, क्योंकि सत्ता फिर से परिवर्तित हो गई और इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई। तो इसका आंसर है DT लकड़ावाला।
गुनार मिर्डल जो थे उन्होंने वैज्ञानिक रूप से रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की थी, लेकिन भारत में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में इसको डीटी लकड़ावाला ने लागू किया था। पीसी महालनोबिस आप सब जानते हैं, जैसा भी हम बताए कि वो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था, जिसको कि भौतिकवादी योजना भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है वी.एन. गाडगिल, इनका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उपनाम था। और भारत में सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना ही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस वित्त मंत्री द्वारा पहली बार VDIS स्कीम द्वारा छुपे हुए धन को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी? ऑप्शन है कृष्णमाचारी काल्डोर, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई और टी कृष्णमाचारी। सही उत्तर है डी, टी कृष्णमाचारी। उन्होंने 1964-65 के बजट में यह प्रयास किया था और उसके बाद 1965-66 का जो बजट आया उसमें पहली बार ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए योजना तैयार की गई थी। जबकि कृष्णमाचारी काल्डोर, जॉन मथाई, इनके विषय में हम जो पिछला वीडियो डाले थे इंडियन इकोनॉमी पर, उस पर हम जानकारी दिए हैं। तो आप उनके विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी प्लीज देख लीजिएगा। मोरारजी देसाई के विषय में बता दें कि ये सबसे अधिक 10 बार भारत में बजट प्रस्तुत किए हैं। और साथ ही एक अनोखी बात यह भी है कि इन्होंने 2 बार बजट अपने जन्म दिवस पर मतलब 29 फरवरी को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को बिना सरकारी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है? ऑप्शन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, शॉर्ट में इसको IDA बोलते हैं, बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और चौथा या डी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसका सही उत्तर है बी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। IFC की स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी और जो विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं वही इसके भी पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। इस संस्था की जो सदस्यता है वो विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली होती है, मतलब विश्व बैंक का कोई भी सदस्य देश इसका भी सदस्य बन सकता है। थोड़ा सा हम लोग IDA के विषय में जान ले। ए नंबर, IDA की स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है, और इसको सॉफ्ट लोन विंडो मतलब रियायती ऋण की खिड़की कहा जाता है, क्योंकि यह विकासशील राष्ट्रों को रियायती दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। ऑप्शन सी में है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जापान से ही होते हैं, जबकि इस संस्था में 3 उपाध्यक्ष भी होते हैं, जिनमें से एक USA से, एक यूरोप से और तीसरे एशिया से होते हैं। IMF के विषय में आप सब लोग जान रहे होंगे कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इसका जन्म हुआ और यह 27 दिसंबर 1945 में सामने आया। इसका मुख्य काम होता है सदस्य देश, जो इसके सदस्य देश हैं, उनके बीच पारस्परिक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इम्बैलेंस है मतलब प्रतिकूल है उसको संतुलित करने के लिए अपने सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके
रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश से, बी लघु औद्योगिक इकाइयों में निवेश से, बीमा क्षेत्र में सुधार से, और डी रक्षा सौदों में दलाली की जांच से। आपका सही उत्तर है सी, बीमा क्षेत्र में सुधार से। यहां आप ये जान लें कि बीमा क्षेत्र में उसको रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए 1999 में इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई, जिसका कि मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, और बाकी के विषय में भी जान लें कि रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे प्रवीर सेन गुप्ता, प्रवीर सेन गुप्ता। उसके बाद लघु औद्योगिक इकाइयों में निवेश से संबंधित सिफारिश देने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था, जबकि रक्षा सौदों में दलाली की जांच के लिए वेंकट स्वामी आयोग का गठन किया गया था। अब आते हैं इस सेट के आखिरी और 10वें प्रश्न पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर निम्न में से किसका स्वामित्व नहीं होता है? रीजनल रूरल बैंक पर किसका स्वामित्व नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार जहां ये बैंक है, और ओरिजिनेटर बैंक मतलब कि प्रवर्तक बैंक। इसका सही उत्तर है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल रूरल बैंक पर स्वामित्व नहीं होता है। पहले आप ये जान लें कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, और इसमें भारत सरकार का हिस्सेदारी 50% होता है, जबकि संबंधित राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% की होती है, और प्रवर्तक बैंक मतलब जिस बैंक का ग्रामीण बैंक है उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। तो ये इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 10 प्रश्न थे, और उनके साथ आवश्यकता के अनुसार मैंने कई सारी बातें आपको बताई हैं। अगर आप उन चीज़ों को नोट कर लें तो आपके लिए कुछ और क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे और आप उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और जीएस से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। आप इसको देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद।